नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी नादान नाथ। जी हाँ, भले ही प्रदेश में अभी ना कोई चुनाव है और ना ही किसी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर प्रदेश की सियासत फिर गरमाने लगी है। इसकी वजह है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। उन्होंने एक पॉडकास्ट में फिर ईवीएम पर सवाल उठाए और ये तक कहे गए कि उन्हें नहीं पता कि वो बीजेपी से हारे या कांग्रेस से या ईवीएम से। उनके इस बयान पर अब बीजेपी हमलावर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि वो अपनी हार के लिए हर बार ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएगी? और अगर ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है तो वो क्यों चुनाव आयोग के सामने इस तरह के डेमो नहीं देती? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। I don't know whether I lost to the BJP or I lost to the EVMs. Somebody came to me when I was chief minister in the CM's house saying that, I can fix the EVMs. सुना, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कितनी नादानी से कह गए कि उनको नहीं पता कि 2023 का चुनाव वो ईवीएम की वजह से हारे या बीजेपी की वजह से। कमलनाथ ने एक पॉडकास्ट में फिर ईवीएम राग अलापते हुए ये दावा किया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक व्यक्ति ने ईवीएम जैसी एक मशीन में छेड़छाड़ करके उन्हें दिखाया था। अब उनके इस दावे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ईवीएम को इतनी आसानी से हैक किया जा सकता है तो वो चुनाव आयोग के बुलावे पर उसके पास उस व्यक्ति को लेकर क्यों नहीं पहुंचे और वैसा डेमो वहां क्यों नहीं दिखाया? खैर, कमलनाथ के सुर में सुर अब कांग्रेस नेता भी मिला रहे हैं। कमलनाथ जी ने ईवीएम से चुनाव को लेकर जो आशंका व्यक्त की है वो 100% सही है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते। कुछ देशों को अगर हम छोड़ दें, जो प्रगतिशील देश है, जो तकनीकी रूप से हमसे कहीं गुना आगे हैं, वो भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। कई बार ऐसे मसले आ चुके हैं जिसमें ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईवीएम को हटाना नहीं चाहती। करीब 1.5 साल बाद फिर ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने पर बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। इससे पहले भी बीजेपी कई दफा ये कह चुकी है कि जब जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम पर दोष मढ़ती है, लेकिन जब जीतती है वहां उसे ईवीएम में गड़बड़ी नजर नहीं आती। हालांकि इस बार बीजेपी ने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कांग्रेस तो बहाने करती है, कमलनाथ जी अब बहाना ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को और कमलनाथ जी को आत्ममंथन करना चाहिए। लगातार 5 चुनाव, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है, केंद्र में लगातार 3 चुनाव कांग्रेस हारी है। और अगर ऐसे ही होता तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करती कि वो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से जाएगी, लेकिन वहां तो उन्होंने कहा नहीं, ईवीएम अच्छी है, ईवीएम के द्वारा ही आगे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे सारा। जिस ईवीएम को कांग्रेस शक की निगाहों से देखती है उसे देश की सर्वोच्च न्यायालय विश्वसनीय बता चुकी है। खैर, राहुल गांधी हो या कमलनाथ या फिर दिग्विजय सिंह, ईवीएम उनके निशाने पर रही है। अपनी कमियों पर काम करने की बजाय कांग्रेस नेताओं को अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना ज्यादा आसान लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। और बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और अभी पूरा कांग्रेस और सब लोग ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रहे हैं और कमलनाथ एक नया राग ले आए फिर से वही ईवीएम का, जिसको लेके कांग्रेस के तमाम सारे नेता बार बार लगातार हर चुनाव के पहले और हर चुनाव के बाद ये कहते रहते हैं। लेकिन ये वही कमलनाथ है जब 2023 के नतीजे आए थे, जब कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने कहा था कि हम ईवीएम के कारण चुनाव हारे हैं, तो उन्होंने चुप करा दिया था और कहा था कि कांग्रेस अपनी गलतियों से चुनाव हारी है, इसमें ईवीएम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अचानक से 1.5 साल बाद उनको याद आ रहा है कि ईवीएम के कारण वो चुनाव हारे हैं और अचानक उनकी स्मृति जागी है, जिनमें उनको याद आया कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब किसी ने आकर उनको डेमो भी दिया था और बताया था कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। तो आपको लगता है आज की जो राजनीति है उसमें कोई नेता इतना शालीन या इतना समझदार, ऐसा नादान हो सकता है कि जिसको कोई ये बता दे कि हम ईवीएम में हेरफेर कर सकते हैं, उसके बाद भी वो तैयार ना हो और चुनाव नतीजे के 1.5 साल बाद फिर उस पर सवाल उठाए? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो आज की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में मीडिया में स्थान बनाना उनकी एक प्राथमिकता रह गई है।
इसके अलावा पिछले कई वर्षों से कांग्रेस की और विपक्ष की कुछ लोगों की ये प्रयास रहा है, जो मैंने कई बार भी कहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के थिंक टैंक में इस समय कहीं ना कहीं जो वामपंथी झुकाव वाले जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, वो उनके पास है। आप अगर जार की क्रांति के समय देखेंगे तो हर बात के लिए शासन को दोष ठहराना, जितनी शासकीय, प्रशासनिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर उंगली उठाना, उसी बिल्कुल सिलसिले पर उस समय कांग्रेस चल रही। तो इस समय क्योंकि कोई अवसर ही नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, कमलनाथ जी ने न केवल 2023 के विधानसभा चुनाव में, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम पर कोई शक नहीं व्यक्त किया था, और बल्कि कई जगह कहा था कि हम इसका मंथन करेंगे। छिंदवाड़ा की सीट तक पर उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम ईवीएम की वजह से हारे, उन्होंने कहा कि हम इस पर मंथन करेंगे। अब अचानक जो है वो उस पर बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो ऐसा ना बोलते तो मीडिया में कैसे सुर्खी बनते, हम आज उन पर चर्चा कैसे करते। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं राष्ट्र के, समाज की और जो देश के ऊपर भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं, उसके बजाय केवल मीडिया में स्थान बनाना और सरकार में दोबारा कैसे पहुंच सकते हैं, सरकार के जो भी सरकार है उसके प्रति अविश्वास व्यक्त करके, ये सारा कुछ विपक्षी दलों का है। और मुझे कमलनाथ जी का ये जो आज का वक्तव्य है वो उसी धारा का दिखता है। क्योंकि अगर बाय द वे उनको कहा था तो ये बात 23 में भी कहते, 24 में भी कहते, तब तो कहा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये एक हल्का बयान है और केवल एक पॉलिटिकल माइलेज लेने का बयान है। जी प्रभु जी, अभी हमने देखा कि मतलब एक ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, इतना बड़ा उद्योगपति, आधा दर्जन से जिसने चुनाव ज़्यादा लड़े हों, पत्नी को चुनाव लड़ाया हो, बेटे को 2-2 चुनाव लड़ाए हों, और वो ये कहे कि ईवीएम जैसी एक मशीन, तो उनको इतना तो समझ होगी कि ईवीएम कैसी होती है और ईवीएम जैसी मशीन क्या होती है। क्योंकि ये पाकिस्तान के रडार तो ये नहीं, जो भारत की सेना भी बता रही है कि हमने जो हमारे जो नकली राफेल भेजे और उसके बारे में पता कर लिया और उनको धोखे में डाल दिया। तो ऐसे कोई एक डब्बा ले गया कमलनाथ के सामने बटन लगाकर और बता दिया उनको कि देखिए 100 वोट डालें और 120 की काउंटिंग दिखा रही है ये। मनोज जी, उम्र का असर है। लगभग इसी उम्र में लालकृष्ण आडवाणी को भी ईवीएम का रोग लगा था। सबसे पहले उनने ये राग छेड़ा था कि ईवीएम से, जब बीजेपी चुनाव हारी थी, कि ईवीएम से लगभग यही उम्र रही थी उनकी भी, जिस उम्र में कमलनाथ जी हैं। इसी उम्र में दिग्विजय सिंह जी भी हैं जो ईवीएम की बात करते हैं। तो मुझे लगता है एक उम्र का असर है कि जब आप सक्रिय राजनीति में रहते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो इनसे थोड़े बहुत युवा है ना, 20 साल छोटे हैं, लेकिन ये रोग तो उनमें भी है। तो उनकी तो शायद उनकी बुद्धि को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। तो एक अलग तरीके का वो राहुल गांधी हैं, उनके बारे में बोलना नहीं। लेकिन अभी जो विषय है इस पर बात करें हम, तो ये इसी उम्र में जब आप रिटायरमेंट कर दिए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको जो है उन पदों से हटाया जा रहा है, उस मुकाम पर जहाँ थे वहाँ से पीछे धकेला जा रहा है, तो इस तरीके के अनलगर प्रलाप जो है लोगों को याद आते हैं। क्योंकि उस समय खाली वक्त होता है, आपके पास कार्यकर्ता होते नहीं है, सोचना समझना कुछ है नहीं, कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, कुछ बोला, तो लगभग वही बातें यहाँ पर हो रही हैं। क्योंकि आप अपने आप पे दोष नहीं दे सकते हो, आप सक्रिय हैं नहीं, आपका शरीर उतना साथ नहीं दे रहा है कि आप क्षेत्र में वैसे सक्रिय रहें, इसलिए आपका अपने पुत्र को भी चुनाव नहीं जिता पाते हैं। खुद की स्थिति भी देख लेते हैं कि कैसे चुनाव का है, तो वो सारी चीज़ें हैं इस पर काम करती हैं। इसलिए आप ऐसी बातें करके और केवल जो अपने आप को बेदाग अपनी नज़र में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगभग वही मामला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश सरकार के, उनके पास ईवीएम की आई थी। एक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे जिनके पास वो पेगासस वाला आया था डेमो देने के लिए, उन्होंने जांच करा दी थी। एक कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री थे, ईवीएम के मोबाइल अपने किसी ने नहीं दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। हाँ, भी तो यदि इनके पास यदि वो आया था तो उस समय जांच करा लेते या उसको पूरा ठेका दे देते कांग्रेस को जिताने का, तो 230 में से जो है 229 सीटों पर कांग्रेस की आ जाती। लेकिन कमलनाथ जी को केवल कहने से वो है, बाकी कुछ नहीं है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग बार बार दावे करता है कि जिसको शक है आ जाए, हमारी मशीन रखी है, उसको डेमो दे, उसको दिखा दे हमको कैसे ये हैक होती है या कैसे इसमें मैनिपुलेशन किया जाता है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। कोई विदेश में बैठकर कोई नकली डेमो मशीन लेकर दिखा देता है। दिग्विजय सिंह ने भी पिछले चुनाव के दौरान एक नकली मशीन लेकर चले आए, कोई और ऐसे तमाम नेता। आम आदमी पार्टी ने एक डेमो करा दिया। तो वो जो ईवीएम है जिसमें कि हम वोट डालने जाते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित जो मशीन है, उस मशीन को आज तक किसी ने टेम्पर करके नहीं दिखा पाया है। यदि उसको कोई टेम्पर करके दिखा दे, 3 दिन शायद चुनाव आयोग ने रखा था, कोई पहुंचा ही नहीं था। बिल्कुल।
एक जो है वीवीपैट को लेकर शायद एक आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश का ये मामला है, एक जगह पर एक बूथ में एक वोट कोई ज़्यादा उसमें दिखा था और वो शायद वो कुछ मैनुअल गलती थी, बिल्कुल, तो उसकी वजह से इसी लोकसभा चुनाव का मामला हाँ है। उसको लेकर हल्ला मचा था। नहीं तो वीवीपैट में भी आज तक कहीं नहीं हुआ पूरे देश में कि जो चुनाव हुआ है, जो ईवीएम में वोट गिने गए वही वोट ईवीएम में भी गिने गया, एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर वो मशीन बिल्कुल बेदाग है, उसका चरित्र बहुत उज्ज्वल है, बहुत साफ सुथरी मशीन है, उस पर कोई दाग नहीं लगाया जा सकता। आप चाहे इतने भी काले डालने की कोशिश कर लीजिए, ईवीएम पे कोई दाग नहीं लगा सकता है। उसकी तारीफ तो जो वो एलन मस्क जो पहले चुनाव का विरोध करते थे, उनने भी भारत के ईवीएम से चुनाव सिस्टम की तारीफ की बिल्कुल, है। उन्होंने कहा कि ये देश है कि 90 करोड़ वोट एक दिन में गिन देता और हम है कि हफ्तों महीनों तक प्रक्रिया चलती रहती। तो ऐसा बहुत सारे हमारे उसके तरीके हैं जिसको हमने बहुत सालों की मेहनत के बाद उसको तैयार किया, और ये बीजेपी सरकार ने नहीं तैयार किया है, ये कांग्रेस के रिजिम में ईवीएम बनी थी। और कांग्रेस यदि ऐसा होता है, हैक होती है, तो फिर उसी समय हैक करने की शुरू कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया? वो लगातार सरकार में बने रहते। फिर बीजेपी, समाजवादी कंप्यूटर मोबाइल भी राजीव गांधी ने दिया था, तो इनको दलों का अस्तित्व नहीं बचता ना। फिर आप लगातार आप क्योंकि सिस्टम आपने लाए, इंट्रोड्यूस आपने किया, टेक्नोलॉजी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, तो फिर आप ही कर लेते। अब देख लेना ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने तुर्की के ड्रोन लाए, लेकिन उड़ाने के लिए तुर्की के इंजीनियर लाने पड़े, बेचारे 2 इंजीनियर शहीद करा दिए तुर्की के। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसी तरीके का मामला है। तो आप यदि ईवीएम में आपको पता है तो आप ईवीएम के सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेते, तो शायद आप सरकार में होते, विपक्ष में नहीं होते। लेकिन यहाँ कम से कम वो सेना बता तो रही थी ये ड्रोन का मलबा है, ये फतेह का मलबा है, ये शाहीन का मलबा है, तो ये तो वो भी नहीं बता रहे हैं। नहीं तो कह रहे कि उससे मिलती जुलती कोई मशीन थी, उसका एक वीडियो बना लेते हैं कि मैंने कहा ना मनोज जी, ये उम्र का असर है। कमलनाथ जी जिस उम्र में पहुंच चुके हैं, उस उम्र में ऐसी बातें बहुत सारी की जाती हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि सुनने वालों की कमी है। जब कोई फंस जाता है तो फिर बहुत लंबी बातें हो जाती है। पॉडकास्ट में वैसे भी बहुत 1.5-2 घंटे चलता है, उसको लंबा खींचना रहता है। लेकिन ब्रजेश जी, पॉडकास्ट तो 1.5-2 घंटे का, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो 50 साल की है। तो उसके बाद अगर उनको ये कहना पड़े कि मुझे ये समझ में नहीं आया है कि मैं ईवीएम से आ रहा हूँ कि बीजेपी से, और वो आदमी जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहा, जिसने क्रेडिट लिया कि मेरे कारण 15 साल के सूखे के बाद सरकार बनी है, हालांकि 15 महीने ही चला पाए, लेकिन उसके बाद फिर वो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, कहा गया हम फिर से जीतेंगे, वो तमाम सारे किस्से दर्शकों को पता है। तो अगर इतने सबके बावजूद आपको ये नहीं पता कि चुनाव कैसे आ रहे हैं, तो मुझे आप जो प्रभु जी कह रहे उम्र हो गई, तो राजनीति से संन्यास क्यों नहीं ले लेते हैं? और एक उम्र के बाद बहुत सारे लोग होते हैं जिनका शरीर काम नहीं करता लेकिन दिमाग काम करता है, तो लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शरीर और दिमाग दोनों थक चुका होता है, दोनों काम नहीं करता है। देखिए मनोज जी, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है कि लगातार वो 6 बार तक आधा दर्जन से अधिक चुनाव जीते हैं, वो लगातार जीतते रहे, बेटे को जिताते रहे उसी ईवीएम से। उसी ईवीएम से उनको मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी ईवीएम की बदौलत वो पहले भी हारे थे जब उन्होंने अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलवाया था, लेकिन वो हार वैसी नहीं थी मनोज। अब जब उनको लगता है कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश हार गए हैं, उनका बेटा भी हार गया है जिसको वो अपनी जागीर समझते थे कि यहाँ तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता है, तब उनको ये पीड़ा हो रही है कि अब क्या करें। उनको वहां से लग चुका था पहले, ऐसा नहीं है कि तो आप देखिए ना, जब उनको ऐसा लगा कि हम हार कैसे गए, जो इस आसमान में देख रहे थे कि भाई उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता है, हाँ आप कोई ऐसा है नहीं जो हरा सके, तो आप देखिए जब वो हार गए सिंधिया से सबक ले लेते। हाँ, तो अपनी राजनीति उनकी एक तरह से हाशिए पे चली गई। जो इनकी दुर्दशा हुई है पार्टी ने किनारे कर दिया, तो आप कहेंगे ही ना कि हम अपनी वजह से नहीं है, जनता तो हमारे साथ थी और आज भी हमारे साथ है। यदि ये भी कहना छोड़ देंगे वो कि हम पता नहीं कैसे हार गए, ईवीएम की वजह से हार गए, तो फिर पार्टी में और पूछ परख नहीं होगी कि भाई इनका क्या है, इनका तो कोई जनता इनको पसंद ही नहीं कर रही, बेटे को भी नकार दिया। नहीं तो फिर सीधे कह देते ना हमको ईवीएम ने हरा दिया, भाजपा ने नहीं है। वो तो कह रहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हराया किसने। तो जब गंभीर चोट लगती है ना मनोज जी, एकदम सदमा लेता है, तो इतने जल्दी आदमी उबर नहीं पाता है। तो कमलनाथ जी को भी वो सदमा लग गया, उम्र के साथ साथ वो सदमे में है अभी तक कि ऐसा क्या हो गया कि चलिए सरकार में नहीं आ पाया मैं, ठीक है, मैं अपने क्षेत्र में कैसे हार गया, मेरे 7 लोग क्यों छोड़ के चले गए। तो ये बीजेपी बुलाते बुलाते छोड़ दिया, तो ये भी बीजेपी ने, तो ये मुझे लगता है कि वो सदमे में है, और सदमे की वजह से आप देखिए दिग्विजय सिंह भी कहते हैं ईवीएम की वजह से हारे। अरे आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, आप लगातार हारते जा रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि मेरी कोई बखत नहीं है? उन्होंने सर्वे करा के भोपाल से चुनाव लड़ा, हार गए, तो कहना ईवीएम की वजह से हार गए, राजगढ़ से हार गए, राजगढ़ से हार गए वो।
तो आप देखिए उनका भाई हार गया। तो जब हार जाते हैं तब आप इस तरह के राग अलपने लगते हैं। इस तरह के राग हमने देखा है कि बीजेपी ने भी अलपना शुरू कर दिया था जब वो हार रहे थे लगातार और सरकार कांग्रेस की बन रही थी। अब वही राग ये इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि कह तो सकते नहीं है कि हम अपनी कमजोरियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से हम जनता के बीच में नहीं है, इस वजह से हार रहे हैं। हम उन मुद्दों पर नहीं बात करते हैं जिन मुद्दों पर जनता हमें समर्थन दे, इस वजह से हम हार रहे हैं। अपनी खामियां राजनीति में कोई नहीं दिखाता मनोज। और जो आपने कहा रिटायरमेंट की बात है, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राजनीति में कोई रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहता है, तो कब्र में पैर लटके रहे तब भी कहते तो हैं उनको लगता है ना कि अगर 82 साल के खरगे उनके अध्यक्ष है तो 74 साल के आदमी फिर तो युवा ही मानेगा ना खुद को। वो तो कांग्रेस में तो एक वो ही नहीं है ना, कोई सोचता ही नहीं है कि हम रिटायरमेंट होंगे। और अपनी उपयोगिता दर्शाने के लिए तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। अब ईवीएम तो जवाब देने से आई नहीं, तो ईवीएम के लिए जो जवाब दे हैं वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या जनता बार बार उनके कहने पर ये भरोसा कर रही है? निश्चित तौर पर नहीं कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रम में, हाँ कि हमारे कमलनाथ जी तो हार ही नहीं सकते थे, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होगी। आज भी जब चुनाव होते तो कई जगह आपको लेकिन वो शायद भूल जाते हैं ना कि इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, तमाम बड़े लोग चुनाव हार गए। जनता सर्वोपरि है मनोज जी, जनता सबको सबक सिखा देती है। तो कमलनाथ जी को भी सबक सिखा दिया, तो उनको जनता के बीच में जाना चाहिए कि भाई मेरे से गलतियां जो हुई हैं वो मैं दुरुस्त करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके बीच में हूं, आपके सुख दुख में हूं, आपकी आवाज़ बुलंद कर रहा हूं। तो हो सकता है उन पर फिर भरोसा कर ले। हमने तो देखा है जनता फिर भरोसा कर लेती है। तो आपको जनता के बीच में जाना होगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला कि ईवीएम की वजह से हार गए, बीजेपी ने मेहनत की होगी, बीजेपी की वजह से हार होंगी। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप विरोधियों से भी सीखिए। लगातार उनसे लड़ते लड़ते आप यदि ये नहीं सीख पा रहे हैं कि उनमें ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, तो ये आपकी भी कमजोरी है मनोज जी। कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको वो तमाम चीजें करना पड़ेगी जिससे जनता आपको फिर से आपको सर्वोपरि माने। यदि आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दोगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, आप उन गलतियों तक जाना ही नहीं चाहोगे कि यदि आपने कोई गलतियां की इसकी वजह से आपकी ये दुर्दशा हुई है, क्योंकि आपने तो मान लिया कि ईवीएम की वजह से हारे हैं, बीजेपी की वजह से हारे। हम में तो कोई कमी नहीं है। जब आप अंदर से अपनी कमी देखोगे तो मुझे लगता है तब आप सफल हो पाओगे। तो कमलनाथ जी को पहले अपनी कमियां देखना चाहिए, अपनी पार्टी की कमियां देखना चाहिए। और सबसे पहले यदि छिंदवाड़ा में वो हारे हैं तो सबसे ज्यादा कमी उनमें ही होगी ना। छिंदवाड़ा में वो पार्टी की वजह से नहीं जीत रहे थे, खुद की वजह से जीत रहे थे। तो हारे भी हैं तो खुद की वजह से हारे होंगे, तो खुद की कमियां दूर करना चाहिए। आप पुत्र मोह में हार गए, क्या आपके जो साथी थे वो साथी आपके क्यों नहीं रहे? क्यों आपने पुत्र पर भरोसा किया, उन लोगों पर भरोसा नहीं किया? कि वो हमेशा दरी उठाते रहेंगे क्या आपके लिए? तो जो कमियां थी वो उनको ठीक करना पड़ेंगी, तब मुझे लगता है कि वो सच्चाई से वाकिफ हो पाएंगे। अभी तो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम की वजह से हार गए। तो शर्मा जी हम देखते हैं कि उसके बाद जो उपचुनाव होते हैं अमरवाड़ा का, तो जब लीड 2500 हो जाती तो वो कहते हैं देखिए हमने बीजेपी को पसीने छुड़ा दिया। बुधनी उपचुनाव में कहते हैं 1.25 लाख की लीड 15,000 पे आ गई, तो वो अपनी पीठ थपथपाती कांग्रेस। रामनिवास रावत को चुनाव हरा देते हैं तो कहते कांग्रेस की जीत हो गई, लोकतंत्र की जीत हो गई। और उसके बाद कोई हार हो जाती तो फिर ईवीएम का ठीकड़ा। तो ईवीएम भी सेलेक्टिव हो गई कि किसको जिताना किसको हराना, और उपचुनाव में किसको जिताना किसको हराना। देखिए मोटे तौर पर ये जो दोनों क्षेत्र हैं, छिंदवाड़ा का क्षेत्र और रामनिवास रावत वाला क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों की मानसिकताएं अलग अलग हैं। रामनिवास वाला क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां जातिवाद बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल, मोहल्ले के अंदर भी जातिवाद है। तो वहां जो चुनाव का परिणाम है वो हमेशा जातिवाद प्रभावित करता है। छिंदवाड़ा की स्थिति बिल्कुल दूसरी है। यहाँ अगर छिंदवाड़ा को देखेंगे तो 1857 से लेकर के 1942 तक के आंदोलन में कहीं ना कहीं ये क्षेत्र सक्रिय रहा है। और 1977 में जब जनता पार्टी जीती थी तो एकमात्र सीट कांग्रेस को मिली थी छिंदवाड़ा, गार्गी शंकर मिश्र वहां से जीते थे। तो सुरक्षित सीट के कारण संजय गांधी जी ने फिर इनको छिंदवाड़ा भेजा। वहां की जो आप अगर देखेंगे मतदाताओं को, तो जो बनवासी क्षेत्र का मतदाता है उसमें ईसाई मिशनरी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एक और बात है कि जो नक्सलाइट्स मूवमेंट है, नक्सलाइट्स मूवमेंट ने छिंदवाड़ा को अपना आश्रय स्थल बना रखा है। वो गतिविधियां दूसरी जगह करते हैं लेकिन उनका सुरक्षित ठिकाना, तो वहां पर मिशनरीज का देख लीजिए, बनवासियों का, आदिवासियों का देख लीजिए, वहां का सिलसिला बिल्कुल अलग है। और इसके अलावा कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़ा में एक और काम किया था, वहां कांग्रेस के जितने स्थापित नेता थे, उसमें बिमला वर्मा थी, गार्गी शंकर थी, अनुसुईया उइके थी और तमाम ढेरों नेता थे, उन सबको किनारे करके उन्होंने अपना एक नया कैडर खड़ा किया वहां पर। अब जो भी उसमें कुछ स्थिति बनी, थोड़ा सा जागृति भी आई है, और जागृति आने के कारण जो दूसरा वोट था उसमें कहीं ना कहीं उसमें संगठन आया और उसमें वो जो भाजपा से गठबंधन था उसमें कहीं ना कहीं दरार आ गई। बस एक बात कह के बात खत्म करूंगा। मुझे जो लग रहा है कि जो जमीनी स्तर पर की जो तैयारी भाजपा ने की है या कमलनाथ जी के विरुद्ध कांग्रेस में वातावरण आंतरिक बना है, उसमें मुझे लग नहीं रहा कि उनको दोबारा ऐसा लगता होगा कि पैर जमा ले लेंगे।
इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान ये दिया हुआ है कि ईवीएम जैसी मशीन। अब अगर वो ये कहते कि कोई ईवीएम लेकर के आया तो उस पर रिपोर्ट हो सकती थी एक, लेकिन उन्होंने कहा कि ईवीएम जैसी मशीन, तो उन्होंने बड़ी बचत क्योंकि के वो साथ हो सकता है बयान उनकी दिया है। स्मृति ऐसी हो, क्योंकि उनके पास एक पेन ड्राइव भी हुआ करती थी हनी ट्रैप वाली, निश्चित वो लेकिन रूप आज से, तक वो दी नहीं, वो कहीं रख के भूल गए हैं, ऐसी वो ईवीएम कहीं रखी होगी। और नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा कि पेन ड्राइव का कह चुके थे तो फंस गए थे, जब अब कभी वो ईवीएम का कहते तो फिर फंस जाते। जब कहीं वो बंगला खाली होगा, हो सकता है किसी कोने में निकल आए। लेकिन प्रभु जी, राजनीति में चुनाव हार जीत तो होती रहती है, ऐसा कोई कलंक तो है नहीं कि आपको उसके लिए धोने के लिए आपको इस तरह का आरोप लगाना पड़े। मनोज जी, क्या सवाल हुआ था, कैसे हुआ था, ये तो वही जाने जो उनने बोला है और जिनने सवाल किया है। ये पूरे मसले में ये है कि इसमें कमलनाथ जी की जो है उनकी अब की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति, मानसिक स्थिति, वो सारी चीज़ें झलक कर सामने आ रही हैं। जो अपना क्षेत्र संभाल नहीं रहा उनसे, निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की स्थिति देख लीजिए, उनके जितने करीबी थी वो सब बाहर चले गए छोड़कर उनको कांग्रेस बीजेपी में। उसके वजह से चुनाव वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता उनके बेटे के सामने। जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो भी किसी जमाने में उन्हीं का आदमी हुआ करता था, कमलनाथ जी उसको राजनीति में लेकर आए थे। तो सारे लोग आपके ही साथ छोड़कर चले जा रहे हैं, आपके जो रणनीतिकार थे वही छोड़कर चले जा रहे हैं। और विरोध वहाँ पर किसको लेकर, लोगों का विरोध कमलनाथ को लेकर नहीं, एक बड़ी बात बेटे को लेकर मामले में है। जितने लोगों ने कमलनाथ का साथ छोड़ा वो सब कमलनाथ की तो तारीफ करते हुए गए, लेकिन बेटे का विरोध करते हुए गए। तो वो चीज़ें जब कमलनाथ नहीं संभल पाए, नहीं समझ पाए, तो फिर निश्चित तौर पर ये स्थिति आनी थी। तो यदि यही स्थिति है, अभी भी उनको ईवीएम ही में दोष दिख रहा है, तो अगले 20 साल 40 साल फिर वहाँ पे नाथ परिवार का कोई चुनाव ही नहीं जीत सकता यदि यही स्थिति है तो। क्योंकि आप जो है राजनीति में मशीन नहीं जिताती है किसी को, आपका व्यवहार, आपकी पकड़, आपका जनसंपर्क, आप लोगों के सुख दुख में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। कमलनाथ जी के बारे में क्या फेमस था, कमल जी के मामले में यही था ना कि जो है कमलनाथ के पास कोई भी जाएगा मिस्टर मैनेजर तो वो जो है उसको खाली हाथ नहीं लौटता था, उसका काम होता था, उसको दिल्ली घुमाया जाता था, उसको आने जाने का टिकट दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, तो वो आदमी इसलिए जो है खुश रहता था। अब वो स्थिति यदि नहीं है तो फिर आपको ईवीएम का दोष दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर ईवीएम वो पैसे नहीं दे सकती, ईवीएम आपको दो खाना नहीं खिला सकती, ईवीएम दिल्ली घुमा नहीं सकती आपको, आप यदि आएंगे तो क्यों ईवीएम तो 5 साल में एक बार निकलती है डब्बे से बाहर, तो वो इसलिए जो है वो ये काम नहीं कर सकती। तो आप दोष ईवीएम पे दे लीजिए। और ये भी है ना कि आप वोटरों को 5 साल घुमा के, एक बार घुमा के 5 साल उसको घुमा भी नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं 5 साल बाद तो हिसाब चुकता करेगा ही। निश्चित तौर पर मनोज जी 40 साल का हिसाब है, ये कहें तो 5 साल का नहीं है। ये कमलनाथ जी के 45 हर 5 साल में मिलता है ना, ये 45 साल से कमलनाथ जी ने उस क्षेत्र को बनाया था और 5 साल में उनके बेटे ने जो है उनकी 45 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। ये उसका चुनाव था। और अब ये भी लग रहा होगा ना मनोज जी, यदि ईवीएम पे नहीं कहेंगे बेटे की वजह से हार गए, तो हो सकता है अगली बार टिकट की जो संभावना है वो भी ना मिले, तो इसलिए टिकट मिल जाए, ईवीएम पे दोष अगली बार नहीं तो बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस पिता खिलाफ कर लिया, दूसरी पार्टी में चला, ये भी नजारा हमने देखा है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोकतंत्र में मशीनें चुनाव जिता सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी बात जरूरी है कि जो नेता मशीनी हो जाते हैं, मशीन जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, उनको जनता जरूर हरा जाती है। लेकिन ये नेताओं को सोचना होगा कि केवल मशीनों पर ठीकरा फोड़ने से उनका दामन पाक साफ हो जाएगा, या वोटर ने ये कदम क्यों उठाया, उस पर भी वो गंभीरता से विचार करेंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।